हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर। जैक बोर्ड का एग्जामिनेशन 16 फरवरी 2024 को फिजिक्स का पेपर है, उसी के तैयारी को लेकर आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए अभी हम जो वीडियो लेकर आपके सामने आ रहे हैं वो जितना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, जिसको मैक्सिमम बार पूछा गया है, जिसके पूछने की बहुत अधिक संभावना है, उसका हम मॉडल सेट के रूप में आपको दे रहे हैं। इसके पहले मेरा 2 पार्ट आ चुका है, आज है तीसरा पार्ट। इसलिए यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर MCQ पार्ट 3, ये थर्ड पार्ट हम लेकर के आज आपके पास आए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किस भाग का प्रयोग रडार प्रणाली में किया जाता है? विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन रडार सिस्टम? रडार सिस्टम में किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट का, किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, जिसमें आप जान रहे हैं गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, IR इंफ्रारेड रेज, माइक्रो रेज और रेडियो रेज या रेडियो वेव्स या माइक्रो वेव्स होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। तो इसमें जो अगर रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स दोनों है तो आप माइक्रोवेव्स पर ही अधिक टिक लगाने की कोशिश करेंगे। रेडियो वेव्स का भी यूज उसमें क्या है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें देखिए पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट है, अवरक्त है, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव्स है, रेडियो तरंग है, रेडियो वेव्स है, एक्स किरण है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें इसका सटीक जो पार्ट होगा वो होगा आपका रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, अगर यहाँ पे माइक्रोवेव्स रहता तो हम लोग माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं। माइक्रोवेव्स का और रेडियो वेव्स दोनों का इस्तेमाल रडार प्रणाली में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 4 सेकंड दिए। E के समानांतर पैरेलल टू E, B के समानांतर पैरेलल टू B, B क्रॉस E के समानांतर पैरेलल टू B क्रॉस E, E क्रॉस B के समानांतर पैरेलल टू E क्रॉस B। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। साथ ही साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, साथ ही साथ क्या होता है कि वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव भी होता है। मतलब ये अगर आप 3 डायरेक्शन ले लेते हैं, ये x है, ये y है और ये z है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाइब्रेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर वाइब्रेट करता है। तो इस दोनों के परपेंडिकुलर, ये दोनों तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ही, इसके परपेंडिकुलर मतलब इधर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन होता है। तो ये क्या होगा, ये डायरेक्शन कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर में लिख सकते हैं E क्रॉस B। E क्रॉस B डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं कि E क्रॉस B के पैरेलल इसका प्रोपेगेशन होता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर जो है डी जो ऑप्शन है वो आपके लिए सही है। पैरेलल टू E क्रॉस B, E क्रॉस B के समानांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम मतलब यहां पर आयाम ले सकते हैं, एम्पलीट्यूड के बीच संबंध है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिलेटेड एज। 4 ऑप्शन है, B0 इक्वल टू E0 बाई C, E0 इक्वल टू B0 बाई C, E0 इंटू B0 इक्वल टू C और B0 बाय E0 इक्वल टू C। तो आप वहां जो प्रॉपर्टी उसका हम लोग पढ़े हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि दैट इज इक्वल टू E0 बाय B0, दैट इज इक्वल टू, दिस इज द करेक्ट रिलेशन। अब ये किस में है आपको चूज करना होगा, किस में है ये। तो ऑप्शन नंबर अगर आप ए देखते हैं तो E0 के नीचे अगर आप B0 ले आते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है B0 इक्वल टू E0 बाय C, तो C को यहां कर दीजिए और इसको नीचे ले आइए E0 बाय B0। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है, B0 इक्वल टू E0 बाय C, ये ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड से कौन डिफ्लेक्टेड होता है? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कैथोड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, पराबैंगनी रेज यूवी रेज जिसको आप कहते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पर नहीं है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन इसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देखिए, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य महत्तम है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ? लार्जेस्ट वेवलेंथ लैम्डा का मान सबसे ज्यादा किसका है? तो आप जो मैंने आप कह सकते हैं कि विजिबल रेज का सब वहां पर एग्जाम्पल जो ऑप्शन जो दिया है उसमें देखिए क्या क्या है। ऑप्शन है हरा, ग्रीन, नीला, ब्लू, लाल, रेड, पीला, येलो। तो विजिबल रेज का जो आपके पास ये याद रखने का तरीका है लैम्डा ऐसे बढ़ते जाता है, लैम्डा ऐसे बढ़ते जाता है, वायलेट का सबसे कम है और रेड का सबसे लाल है। अब यहाँ पर रेड देखिए है कि नहीं है? रेड है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, प्रतिबाधा की बीमा होती है। द डायमेंशन ऑफ इम्पीडेंस, डायमेंशन ऑफ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इज टाइप ऑफ रेसिस्टेंस। एलसीआर सर्किट का आपको बताए थे, एलसीआर सर्किट का जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। तो इम्पीडेंस का भी फॉर्मूला वही होगा, Z इक्वल टू V बाय आई। V आपका था पोटेंशियल, तो इसको लिख सकते थे आप mL2T-3 A-1 और नीचे A है यहाँ पर, इसलिए हो जाएगा mL2T-3 A-2, mL2T-3 A-2, mL2T-3 A-2, ऑप्शन ए mL2T-3 A-2, M-1 है यहाँ, M-1 है यहाँ, mL3 है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए देखिए, लेंज लॉ, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, लेंज लॉ किस नियम के संरक्षण का पालन करता है? तो आप जानते हैं इसको, दैट इज एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है ये लेंज का नियम। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसको हम लोग काई एम से लिखते थे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ताप के साथ घटती है, ताप के साथ बढ़ती है, ताप से अप्रभावित रहती है, ताप के साथ पहले बढ़ती है फिर घटती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस प्रति चुंबकीय पदार्थ, डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर, इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। तो आप पढ़े होंगे क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ जो कहता है, क्यूरी का जो नियम है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये लागू होता है पारामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए, अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय पदार्थ के लिए। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका वो बिल्कुल सही है। ताप से ये अप्रभावित रहता है, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखिए, क्रांतिक कोण सी, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 था उसका आंसर सी हो गया कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रांतिक कोण सी और अपवर्तनांक म्यू के बीच संबंध है, क्रिटिकल एंगल सी एंड मैग्नेटिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर रिलेटेड एज।
कैसे रिलेटेड है? तो क्रांतिक कोण और म्यू के बीच आप रिलेशन पढ़े हैं, म्यू इक्वल टू 1/sin c, 1/sin c। तो यहाँ पे वो रिलेशन कहीं पर नहीं है, यहाँ म्यू साइन सी है, म्यू कॉस सी है, म्यू टेन सी है और म्यू कोसेक सी है। तो 1/sin सी को आप कोसेक सी कह सकते हैं, नहीं कोसेक सी कह सकते हैं, 1/sin सी इज कोसेक सी, इसलिए आप यहाँ पे डी नंबर पे ऑप्शन लगा सकते हैं। डी नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, यदि ध्रुवन कोण 60 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? If polarizing angle is 60 degree, then Ri means refractive index of the medium is कितना होगा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो अब ब्रूस्टर्स लॉ जो है मतलब उसको कह सकते हैं हम लोग पोलराइजेशन ऑफ लाइट में, प्रकाश के ध्रुवन में, जो ब्रूस्टर का नियम कहता है म्यू इक्वल टू 10 IP वेयर IP इज पोलराइजिंग एंगल। यहां पर आपको क्वेश्चन में IP का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। ध्रुवन कोण, इसको हिंदी में अंग्रेजी में पोलराइजिंग एंगल 60 डिग्री है, तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। ये हो गया आपका 10 60 डिग्री, और 10 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3, और √3 का एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर हम लोग उसका वैल्यू रखेंगे। √2 √1 या √3 नहीं दिया हुआ है, इसलिए 1.732, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ 1.5 है, यहाँ 1.33 है, यहाँ 1.414 है, मतलब ये √2 का वैल्यू दिया हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? यदि पानी और कांच का अपवर्तनांक 4/3 एंड 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब WμG ये निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आपको बताना है कितना होगा। तो जब स्नेल्स लॉ पढ़ाते हैं या पढ़े होंगे आप, तो वहां पर आपको, आप जानते हैं उसको कि जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट चल रही है, अगर डिफरेंट मीडियम में रिफ्रैक्शन के बाद फिर उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो सभी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए आप एयर से चले, एयर से वाटर में आए, फिर वाटर से ग्लास में गए, फिर ग्लास से एयर में आ गए, तो ये 1 हो जाएगा आपका। तो AμW दिया हुआ आपका सीधे 4/3, यहां पर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में आपको दे दिया यहां से AμW इज 4/3 और AμG इज इक्वल टू 3/2। तो AμW लगाइए आप यहाँ पे 4/3, और ये आप देख रहे हैं निकालना है WμG, तो यहाँ रखिए WμG, और यहाँ पे AμG दिया हुआ 3/2, यहाँ GμA चाहिए, तो दिस इज 2/3 दैट इज 1। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8/9 WμG इक्वल टू 1 आएगा। तो WμG हो जाएगा 1/8/9 दैट इज 9/8। यहाँ ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, हाफ, 9/8, 8/9, 2, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए देखिए क्या कह रहा है। कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी होती है लेंस के लिए धनात्मक, लेंस के लिए ऋणात्मक, दर्पण के लिए धनात्मक, ए और सी दोनों सही है, मतलब ए और सी दोनों सही है। अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, the distance measured in the direction of incident ray, the distance measured in the direction of incident ray is positive in lens, negative in lens, positive in mirror, both A and C are correct। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी दोनों के लिए ही धनात्मक होती है, चाहे वो मिरर में हो चाहे लेंस में हो। और अपोजिट डायरेक्शन में मापी गई दूरी को हमेशा कोण या ध्रुव से मापते हैं, केंद्र से, प्रकाश केंद्र से या ध्रुव से मापते हैं। और अगर इंसिडेंट रे में आप माप रहे हैं, ये दर्पण है, ये दर्पण है, आपतित किरण यहाँ से मान लीजिए फोकस पॉइंट है, ये इधर जा रहे हैं, आप यहाँ से मापेंगे, इसको इधर से मापेंगे, PF लिखेंगे, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव होगी। लेकिन अगर आप ये आपका है
कन्वेक्स मिरर है और यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है तो ये इधर मुड़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर फोकल लेंथ मापते हैं तो ये दिस विल बी, यहाँ पर अगर पी एफ है तो ये अगर एफ है यहाँ से तो पी एफ विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये आपतित किरण भी इधर जा रही है और इसी दिशा में आप माप रहे हैं, आपतित किरण दिशा में माप रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा। इसलिए ऑप्शन जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखिए, जब प्रकाश तरंग सघन माध्यम में अपवर्तित होता है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो तरंगदैर्घ्य घटता है, वेग बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, वेग घटता है, तरंगदैर्घ्य वेग दोनों घटते हैं, तरंगदैर्घ्य वेग दोनों बढ़ता है। when light wave gets refracted into denser medium, wavelength decreases, speed increases, wavelength increases, speed decreases, wavelength and speed both decreases, wavelength and speed both increases। तो डेंसर मीडियम में जाने से लाइट का स्पीड घटता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका वहाँ पे बढ़ जाएगा, वेवलेंथ घट जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं कॉची रिलेशन वी बाय लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/म्यू, तो डेंसर मीडियम का ये अधिक होगा इसलिए ये घट जाएगा और स्पीड जो होता है स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, अगर ये घटा तो ये भी घटेगा वहाँ से। इसलिए ऑप्शन आपका जो है सी ऑप्शन, इसमें वेवलेंथ एंड स्पीड बोथ डिक्रीजेस, दोनों घट जाएगा वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हीरे के चमक का कारण है, हीरे के चमक का कारण है द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज, हीरा क्यों इतना ज़्यादा चमकता है, तो यहाँ दे रहा है उसके आकार के कारण, उसके कटिंग के कारण, उसका अपवर्तन जो रिफ्रैक्शन होता है उसके कारण, और यहाँ कह रहा है TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आप इसका जानते हैं, हम लोग जब TIR पढ़ाते हैं तो उसका एप्लीकेशन वगैरह आप पढ़े होंगे वहाँ पर, तो ऑप्शन डी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। उस पर रे ऑफ, इसका इस तरह से किया जाता है कि रे ऑफ लाइट उसमें मोर देन क्रिटिकल एंगल पर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट हो, ताकि इंसिडेंट होने के बाद फिर वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर के आ जाए और ज़्यादा चमकीला होता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है हम आपके साथ हमेशा लेके आएंगे जब तक कि आपका एग्जामिनेशन समाप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक्स।